हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज हम फर्स्ट सेमेस्टर की थर्ड यूनिट का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और क्रोमैटिन का ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ द क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर जो क्रोमैटिन्स होती हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि क्रोमैटिन क्या होती हैं। क्रोमैटिन का मतलब होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन इज अ प्रोटीन अलॉन्ग विद डीएनए फॉर्म्स अ क्रोमैटिन। देखिए हिस्टोन प्रोटीन ये होती है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है मोस्टली लाइसिन और आर्जिनिन नामक अमाइनो एसिड से बनी होती हैं। कोई भी प्रोटीन अमाइनो एसिड के मिलने से बनती है, तो ये किससे बनी है? हिस्टोन प्रोटीन बनी है लाइसिन और आर्जिनिन के मिलने से। ठीक है, इसके ऊपर क्या रैप होता है? डीएनए इसके ऊपर रैप्ड होता है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कैसी होती है? द हिस्टोन प्रोटीन जिसके ऊपर ये डीएनए रैप होता है वो होती है हमारी पॉजिटिवली चार्ज। और ये जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? डीएनए इज ऑलवेज निगेटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। जब ये पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ क्या होते हैं? मिलते हैं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? न्यूट्रल। अब ये ऑर्गेनाइजेशन एक हिस्टोन है, उसके ऊपर डीएनए रैप्ड है। इसके बाद एक और हिस्टोन होगा हमारा, उसके ऊपर डीएनए रैप्ड होगा ऐसे। फिर एक और हिस्टोन होगा, उसके ऊपर डीएनए रैप्ड होगा। ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है। एक इसको बोलेंगे एक हिस्टोन और उसके ऊपर जो डीएनए रैप्ड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और ये पूरे न्यूक्लियोसोम के यूनिट को मिला करके कई सारे इसको मिला करके बोलते हैं हमारा क्रोमैटिन। ऐसे कई स्ट्रक्चर एक साथ मिल जाते हैं तो इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जब कंडेंस होती जाती है बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाती है, अप्रॉक्स 1400 नैनोमीटर जब इसकी क्या होती है? कंडेंस हो जाती है स्टेट, तब ये किस में बदल जाता है? क्रोमोसोम में। और ये क्रोमोसोम है जो मेटाफेज पे दिखता है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम जो है किस फेज पे पर्टिकुलरली विजिबल होता है, तो मेटाफेज पे ये विजिबल होता है। ठीक है, द क्रोमोसोम जो होता है ये स्ट्रक्चर, इसमें जो डीएनए है ऐसे हिस्टोन्स के ऊपर ऐसे 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 पैक्ड होते रहते हैं। ठीक है, ऐसे बिल्कुल कॉइल रहते हैं पूरे डीएनए, बीच में होती है हिस्टोन्स कई सारी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जब कंडेंस हो जाता है तो इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। ओके, चलिए आपका टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर। और ये जो दो क्रोमैटिड्स एक साथ मिलती हैं इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों सिस्टर हैं और ये दोनों सिस्टर हैं, दिस इज सिस्टर। और ऐसा ही अगर एक और क्रोमोसोम हम ले लेंगे तो वो हो जाएगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो कि मैंने आपको एक बार अलग वीडियो में समझाया हुआ है कि अगर ऐसा एक और क्रोमोसोम है तो ये दोनों हो जाएंगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। बट ये दोनों और ये दोनों सिस्टर हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, बट ये इसका एक क्रोमोसोम का पार्ट, मतलब ये एक पार्ट और ये दोनों नॉन सिस्टर हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कि क्रोमैटिन की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। क्रोमैटिन की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? क्रोमैटिन के ऊपर यानी कि हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए जब होता है उसके अराउंड ट्विस्टेड होता है, एक समझ लीजिए बॉल है, उसके ऊपर थ्रेड लपेटा हुआ है, तो इन दोनों के मिक्सचर को ही हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? इसके अंदर डीएनए होती है और प्रोटीन्स होता है। डीएनए इज निगेटिवली चार्ज एंड प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज। डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से। देन इन्हीं के जब ये दोनों मिलके हैं, ये प्रोटीन जो होती हैं मोस्टली कैसी होती हैं? बेसिक, और डीएनए इज एसिडिक। देन दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं? हिस्टोन्स। उसके बाद ये जो क्रोमोसोम है जब ये टाइनी जब पैक हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैक होते होते क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब पैक हो जाते हैं, एक इसको सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये पैक होकर के एक न्यूक्लियस के अंदर ये घुस जाते हैं। देखिए डीएनए, अगर हमारा डीएनए है उसको अगर स्ट्रेच कर दें तो बहुत लंबा होता है डीएनए। मतलब यहाँ अर्थ से वो मून तक, मतलब मून के बाद मान लीजिए सन तक जाकर के वापस आ सकता है। कई राउंड अर्थ को लपेटा जा सकता है बस 1% के डीएनए से। इतना बड़ा होता है हमारा डीएनए। बट वो एक छोटे से सेल के भी न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। जब उसको कंडेंस कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कंडेंस कर देंगे तो वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर
फिट हो जाता है। यही हम पढ़ेंगे कैसे ये इतना कंडेंस होकर के एक न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ये दो तरीके की होती है क्रोमैटिन्स, दो तरीके की होती है, एक होती है यूक्रोमैटिन्स और एक होती है हेटेरोक्रोमैटिन्स। यूक्रोमैटिन जो होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी सी ये होती हैं फ्री, ठीक है, मतलब दूर दूर होती हैं। ये क्रोमैटिन्स एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू हिस्टोन्स जो हैं आपस में कंडेंस होती हैं। अब ये जो यूक्रोमैटिन्स हैं यही जो है हमें क्या करती है, हेल्प करती हैं डीएनए से आरएनए बनाने के लिए। जब डीएनए से आरएनए बनता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये यूक्रोमैटिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यूक्रोमैटिन जो स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे हो इसमें क्या है, ये है हिस्टोन प्रोटीन। जो ऑरेंज कलर सर्कुलर फॉर्म इज द हिस्टोन प्रोटीन और उसके ऊपर जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वो है हमारा डीएनए। ये डीएनए इसके ऊपर पैक है ऐसे, ठीक है, फिर आगे गया है, फिर ये पैक है। तो जब दो हिस्टोन प्रोटीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, हर प्रोटीन के बीच में, हिस्टोन प्रोटीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसी को बोलते हैं यूक्रोमैटिन। और जब इन दो हिस्टोन प्रोटीन के बीच में डिस्टेंस कम हो जाती है तो इसे बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो जल्दी डीएनए से आरएनए बदल जाता है, इसलिए ये डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होने के लिए इसी की हेल्प लेते हैं। यानी यही जो डीएनए है यही इंपॉर्टेंट है, यही क्या होता है, ट्रांसक्राइब होता है, फिर ट्रांसलेशन से एट लास्ट ये प्रोटीन बना देता है। तो यानी क्या बनता है इससे, आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन बन जाती है। ये जो डीएनए है वो क्या होता है, ये ज़्यादा वल्नरेबल होता है इन्वायरमेंटल चेंजेस से, क्योंकि इसके डिस्टेंस एक दूसरे से ज़्यादा दूर है, इसलिए ये अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो इसमें म्यूटेशन होने के बहुत ज़्यादा चांस है। इसी जीन्स में म्यूटेशन के कारण क्या होता है, कैंसर होता है और बाकी बीमारियाँ होती हैं इस जीन में, यानी कि यूक्रोमैटिन में चेंज आता है डीएनए के स्ट्रक्चर में, इसलिए ज़्यादा वल्नरेबल है टू चेंज, क्योंकि ये दूर है। उसके बाद ये जो है ज़्यादा कंडेंस नहीं होते हैं और इसमें क्या होता है, ये सेल साइकिल में जब ये कंडेंस स्टेट में हो जाते हैं, देखिए ज़्यादा कंडेंस नहीं है इन कंपैरिजन टू हेटेरोक्रोमैटिन, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कंडेंस ही नहीं होंगे। जब सेल साइकिल के फेज में कंडेंसेशन शुरू होती है, जब थ्रेड से वो स्ट्रक्चर जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट करता है, तब ये यूक्रोमैटिन वहाँ पे कंडेंस हो जाते हैं और बना लेते हैं क्रोमोसोम। ये म्यूटेशन के क्या है, ज़्यादा प्रोन है, यानी म्यूटेशन होने की चांसेस इसमें ज़्यादा हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है। हेटेरोक्रोमैटिन जस्ट अपोजिट होता है यूक्रोमैटिन के। इसमें दो हिस्टोन प्रोटीन के बीच की गैप जो होती है वो कम होती है, ये ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होने की वजह से इसमें बिल्कुल अपोजिट केस है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, म्यूटेशन के चांसेस कम है, ये इन्वायरमेंट से प्रोन नहीं है। इससे डीएनए जो होते हैं मैक्सिमम टाइम ये कंडेंस स्टेट में ही पड़े रहते हैं और इनसे आरएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता है, मतलब इससे आरएनए नहीं बनता है। बहुत ही रेयर केस होता है तब इनसे आरएनए बनता है, ये ज्यादातर कंडेंस स्टेट में पड़े रहते हैं। ये डीएनए ये जो हमारा यूक्रोमैटिन है वो दो तरीके के होते हैं। ये क्या होते हैं, एक होता है फैकल्टेटिव और दूसरा होता है क्या हमारा यूक्रोमैटिन जो है वो दो तरीके की है। एक होती है हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है फैकल्टेटिव और दूसरी होती है कॉन्जिक्यूटिव। जो फैकल्टेटिव होती है उसका एग्जांपल होता है हमारा बार बॉडी। जो भी मैमल्स में, सारे मैमल्स में भी कौन, फीमेल मैमल्स में जो बार बॉडी होती है बस फीमेल्स में पाई जाती है। ये किसका एग्जाम्पल है, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन का। और ये होते हैं जो हेटेरोक्रोमैटिन है इसका जो सेकंड फॉर्म है उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन जो होती हैं वो इसके कंपैरिजन में ये कभी भी क्या होती हैं, कभी भी ये हमेशा कंडेंस फॉर्म में रहेंगी। हमेशा कंडेंस फॉर्म में रहने की वजह से ये कभी भी डीएनए से आरएनए बनने में हेल्प नहीं करेंगी। बट जो दूसरी होती है हमारी फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन, ये डीएनए से बना देती है आरएनए। ये कभी मतलब ये क्या है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी बेसिस पे है। ये परमानेंट क्या है, कंडेंस स्टेट में रहती है, बल्कि जो फैकल्टेटिव है वो कभी कभी मतलब टेम्पररी होती है, कभी कभी इससे डीएनए से आरएनए बन जाता है। ये फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन हमारे बार बॉडी में मैमल्स के केस में प्रेजेंट होती है। ये जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो हर डीएनए के अंदर, मतलब हर क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। और क्रोमोसोम में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है या तो सेंट्रोमियर में क्रोमोसोम के, या दो क्रोमोसोम के टीलोमियर पार्ट में। टीलोमियर क्या होता है, ये जो एंड पे प्रेजेंट होता है
ये जो डीएनए यहाँ एंड पे प्रेजेंट होता है वो होता है टीलोमियर। और ये किस टाइप के होते हैं, यहाँ पे ये जो बीच में है सेंटर में इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, और ये दोनों हो गए हमारे एंड्स पे टीलोमियर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहीं पे होता है हमारा हेटेरोक्रोमैटिन प्रेजेंट। बाकी वो पूरे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है यूक्रोमैटिन। ये जो टेलोमेरिक क्रोमैटिन है वो कंडेंस ही रहती है, वो कभी भी किसमें नहीं बदलती है, वो कभी भी आरएनए में कन्वर्ट नहीं होती है, वो डेंस फॉर्म में ही रहती है। तो इस तरीके से आपका 2 टाइप का क्रोमैटिन खत्म होता है। चलिए देखते हैं आप थोड़ा न्यूक्लियोसोम्स को। मैंने स्टार्टिंग में बताया था न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो किससे बनते हैं। ये देखिए न्यूक्लियोसोम्स कहने का मतलब 2 न्यूक्लियोसोम है, एक ये है और एक ये है। ये बस एक न्यूक्लियोसोम है। इसमें क्या होता है, ये 4 यानी कि 4 आगे और 4 पीछे ऑक्टामर स्टेट में होते हैं हिस्टोन्स। जो ये सर्कुलर फॉर्म है ना, ये हिस्टोन्स हैं। अब डीएनए में क्या होता है ना कि हिस्टोन्स कैसे होते हैं, हिस्टोन्स जो हैं वो 4 तरीके के होते हैं मेनली। क्या है मतलब एक डीएनए के अंदर हिस्टोन जो होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब वो 4 प्रोटीन से मिलके बने हैं। वो प्रोटीन्स कौन सी हैं, एक है H2A, दूसरी है H2B, तीसरी है H3 और चौथी है H4। इन सब के इसके भी 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल और इसके भी 2 मॉलिक्यूल, सबके 2-2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। यानी कि यहाँ पे आगे ये 4 और पीछे 4 यानी कि ऑक्टामर स्टेट में। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है। आप देख पा रहे हैं यहाँ H2A है और H2A उसके बगल में 2 क्या हैं, 2 मतलब 2 इसकी प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो 2 H2A की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद क्या होता है H2B की इधर और उसके सामने भी इधर H2B, तो 2 मॉलिक्यूल H2A का, 2 मॉलिक्यूल H2B का, 2 मॉलिक्यूल H3 का होगा यानी H3 पीछे की ओर प्रेजेंट है, और आगे 2 मॉलिक्यूल H4 के, तो आगे की ओर 2 H4 प्रेजेंट है। इस तरीके से ये पूरा ऑक्टामर का स्टेट हिस्टोन जो होता है, इसीलिए इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, क्योंकि ये 8 मॉलिक्यूल से मिलके बनता है प्रोटीन के, जिसमें क्या होती है 2 मॉलिक्यूल H2A की, 2 मॉलिक्यूल H2B की, 2 मॉलिक्यूल H3 की और 2 मॉलिक्यूल H4 की। उसके बाद ऐसा ही कई स्ट्रक्चर, इसके ऊपर डीएनए जो है उसके ऊपर कॉइल्ड होता है, सर्कुलर मैनर में कॉइल्ड होता है, लपेटा होता है, ठीक है। तो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर और है इसके बगल में। तो 2 न्यूक्लियोसोम जो है यहाँ प्रेजेंट है और कई न्यूक्लियोसोम मिल करके ही क्रोमैटिन बनाते हैं। ये देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 8 मॉलिक्यूल्स हैं और इसके ऊपर जो बेस पेयर है वो 146 बेस पेयर इसके डीएनए में पाया जाएगा, जो एक हिस्टोन के ऊपर लपेटा होता है। बेस पेयर क्या होता है, बेस पेयर होते हैं एडेनिन, थाइमिन, ऐसे करके पूरी 146 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कौन से होते हैं डीएनए के अंदर, तो होती है एडेनिन, एडेनिन के साथ साथ क्या होती है, एडेनिन के साथ पेयर बनाता है हमारा थाइमिन, ग्वानिन के साथ पेयर बनाता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन, और क्या होता है हमारा फिर से साइटोसिन और थाइमिन, तो ये भी इसी तरीके से पेयर बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऐसे ही ये जो 4 है ऐसे 46 बेस पेयर, 146 बेस पेयर इसके ऊपर लपेटे होते हैं, ठीक है। बस एक हिस्टोन के ऊपर 146 हैं, ऐसे कई हिस्टोन्स हैं वो कंडेंस फॉर्म में बैठते हैं। अब देखिए ये तो हमारे ऑक्टामर हो गई, बीच में ये जो डीएनए है जो इसको लिंक कर रहा है इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए, और इसके ऊपर बीचों बीच यहाँ पे एक हिस्टोन प्रेजेंट होती है, यहाँ नहीं बनी है, आप बना लीजिएगा। यहाँ पे एक हिस्टोन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं H1 हिस्टोन। अभी हमने पढ़ा ना H2, H3, H4, तो H1 कहाँ गया, तो H1 यहीं प्रेजेंट होता है, दिस इज द H1। यहाँ पे H1 हिस्टोन प्रेजेंट होता है। ये 2 डीएनए के बीच में लिंकर का काम करता है, इसलिए इसको लिंकेज हिस्टोन के नाम से भी जानते हैं। H1 हिस्टोन को हम लिंकेज हिस्टोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लिंकेज कर रहा है ना। और इस लिंकेज हिस्टोन के प्रेजेंट होने की वजह से ये 2 हिस्टोन जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। अभी दूर दूर थे, अब और पास आ जाएंगे, किसकी वजह से, H1 लिंकेज हिस्टोन की वजह से। H1 क्या है, इज अ लिंकेज हिस्टोन, ये इनको लिंक करने का काम करता है, बीच में जोड़ने का काम करता है, दोनों को ऐसे पकड़ के रखता है, ठीक है। यहाँ पे ये लिंकेज हिस्टोन जो है वो दोनों को पास लाने का काम करता है। देन अगर हम ये इस स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चर को बोल रहे थे न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। न्यूक्लियोसोम जो होता है वो 2, मतलब अगर डीएनए एक है तो एक डीएनए का स्ट्रेच जो होता है वो 2 मीटर लंबा होता है, बस एक डीएनए का स्ट्रेच 2 मीटर लंबा होता है। उसको हम एक सेल के अंदर हटा देते हैं, सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस के अंदर हटा देते हैं,
वो भी कंडेंस करके। तो कितना कंडेंस करते हैं उसको न्यूक्लियस के अंदर, 10 मिलीमीटर इन डायमीटर में, उसको 10 मिलीमीटर इन डायमीटर में क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस का साइज है उसके अंदर हम हटा देते हैं। देन हम बात कर रहे हैं कि डीएनए को अगर हम भेजते हैं, अगर एक पर्सन की बॉडी से सारे डीएनए को निकाल ले तो वो एक बार से क्या हो सकता है, 100 ऑफ टाइम्स अर्थ से सन पे भेजा जा सकता है उस लंबी स्ट्रेच को खींच करके, और वापस लाया जा सकता है 100 ऑफ टाइम्स। ठीक है, उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि यूक्रोमैटिन यानी कि यूकैरियोटिक हेटेरो जो क्रोमैटिन होती हैं, यूकैरियोट्स वाले क्या होते हैं जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। तो यूकैरियोट्स में जो होता है, जो क्रोमैटिन होती है वो फोल्डेड स्टेट में होती हैं। फोल्डेड स्टेट में जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो फोल्डेड स्टेट में होती हैं। इसी वजह से ये जो होती है कि बहुत तरीके से ये सेवरल वेज में हो सकती हैं फोल्डेड। तो ये क्या हो सकता है, एक इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंपोज यानी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ही बनाती हैं, इतना ज़्यादा कंडेंस कर दी जाती हैं ताकि वो एक न्यूक्लियस के अंदर अट जाए। ठीक है, अगर हर सेल का न्यूक्लियस अगर डीएनए निकाल करके उसको स्ट्रेच कर लिया जाए तो वो 100 ऑफ टाइम्स यहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, सन तक, और वापस आ सकता है ऐसे। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो बेसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के सेम उसके साथ क्या होते हैं, बेसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक होने की वजह से ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसी की वजह से डीएनए इनके ऊपर अटैच होता है, क्योंकि डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए इज निगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट देयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर जोन। न्यूक्लियर जोन में क्या होता है, ये दोनों एक हिस्टोन और डीएनए आपस में अटैच होते हैं। देन इसके अंदर जो 4 प्रोटीन्स थी मैंने आपको बताया कि H2A, H2B, H3 एंड H4 ये दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ H1 हिस्टोन भी प्रेजेंट होते हैं जो लिंकेज का काम करते हैं 2 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के बीच में, 2 न्यूक्लियोसोम्स के बीच में। ठीक है, न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए एक बार बताते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। एक सेल होती है, सेल का जो सेंटर पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस। इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में होता है न्यूक्लियोसोम। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स का भी एक स्ट्रक्चर अगर खोल लिया जाए, एक स्ट्रेच खोल लेते हैं एक डीएनए का, तो ये क्या होता है, ऐसे डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन पे ऐसे लपेटी होती हैं। ठीक है, अब ये जो इस पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, मतलब डीएनए अलॉन्ग विथ हिस्टोन्स, और ऐसे कई न्यूक्लियोसोम मिलके क्रोमैटिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये होता, इसके ऊपर 146 बेस पेयर एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर 146 बेस पेयर लपेटे होते हैं। एक हिस्टोन प्रोटीन के अंदर 8 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, इसी वजह से हिस्टोन को ऑक्टामर भी बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोसोम के बाद हम पढ़ेंगे कि जिसके आगे हायर ऑर्डर कैसे ये कंडेंसेशन होता है। अब ये कंडेंस कैसे हो रहे हैं, कैसे इतने ऐसे पैक हो जा रहे हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर अट जा रहे हैं। तो क्या होता है ना कि ये जो डीएनए है वो कंडेंस होता जाता है। कंडेंस होते होते ये क्या होता है, 2 नैनोमीटर का एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। क्रोमैटिन मतलब होता है कि 2 नैनोमीटर का एक स्ट्रेच होता है। ऐसे कई न्यूक्लियस जो हैं, ऐसे कैसे हिस्टोन्स कई सारे प्रेजेंट हैं। हिस्टोन्स के ऊपर क्या है, डीएनए ऐसे है। ठीक है, ऐसे डीएनए इसके ऊपर रैप है। ये डीएनए जो है ऐसे एक को तो बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब कई न्यूक्लियोसोम जो होते हैं मिला के बनाते हैं हमारा क्रोमैटिन। जो एक क्रोमैटिन का स्ट्रेच है वो कितना बड़ा होता है, वो होता है 2 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ नैनोमीटर, यानी मीटर में ये कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत ही सूक्ष्म, मतलब माइनस में है तो सोचिए कितना छोटा है, तो ये इतना छोटा होता है। ठीक है, एक स्ट्रेच क्रोमैटिन का इतना बड़ा होता है। ये कंडेंस होता जाता है। अब ये कंडेंस होते कितना छोटा हो जाता है, 300 नैनोमीटर का हो जाता है। 300 यानी पहले होगा ये, इससे कंडेंस होकर के बनेगा 30 नैनोमीटर का। 30 नैनोमीटर और कंडेंस होगा तो बन जाएगा 300, देन और कंडेंस होता जाएगा, पैक होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। ये इसको और छोटा ये और पास आते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा फिर 700 हो करके फिर क्या होता है, एट लास्ट ये
1400 नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। जो 1400 नैनोमीटर जो है, यही साइज जो होती है एक क्रोमोसोम के अंदर इसकी पैकिंग की होती है। यही जो होता है मेटाफेज पे आपको दिखाई देता है। यही जो है एक क्रोमोसोम में इतना कंडेंस स्टेट में प्रेजेंट होता है आपका क्रोमैटिन। ये ऐसे यहाँ पे डीएनए ऐसे रैप्ड हैं। डीएनए जो आपका है यहाँ पे है, इसमें कई सारे हिस्टोन्स प्रोटीन जो हैं ऐसे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे कंडेंसेशन होती है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये 1400 नैनोमीटर हो जाता है। इसके बाद 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर और लूप्स बनाते हैं और कंडेंस होता है, और लूप बनाते हैं और कंडेंस होता है 700 नैनोमीटर। और जब विजिबल कब होता है, जब ये 1400 नैनोमीटर का हो जाता है, एक क्रोमोसोम बनाता है। और ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर MCQ में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो विजिबल कहाँ होते हैं, तो वो विजिबल होते हैं मेटाफेज में। ये क्रोमोसोम्स मेटाफेज में जब सेंटर, मेटा मतलब सेंटर में जब अलाइन होते हैं मेटाफेज स्टेट में, तब ये विजिबल हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। अभी ये क्रोमैटिन है, थ्रेड लाइक है, बहुत ही थिन था और कंडेंस हुआ और थिन होगा। अब कंडेंस होते होते एक स्टेट ऐसी आएगी जब ये विजिबल हो जाएगा, इतना डार्क हो जाएगा कि हमको दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या रहा है, एक एवरेज लूप में हम देखते हैं, एक एवरेज मतलब कि आम इंसान की आम बॉडी, मतलब एक नॉर्मल पर्सन है उसमें, एडल्ट की बॉडी में हम देखते हैं कि क्या होता है, 10,000 यानी 1,00,000 यानी कि 1,00,000 बेस पेयर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं एक डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें 300 नैनोमीटर के अंदर क्या होता है, 1,00,000 बेस पेयर्स अरेंज होते हैं। जब ये कंडेंस हो जाता है, इस अभी 300 नैनोमीटर जब लेंथ का होता है तो उसके अंदर कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 1,00,000 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन एन एवरेज बात की जा रही है, तो यहाँ 20,000 से लेकर के 1,00,000 इसका बेस पेयर्स का हो सकता है 300 नैनोमीटर अगर इसकी कंडेंस स्टेट होती है तो, ठीक है। ये लूप पे लूप बनाता जाता है, कंडेंस होता जाता है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके से होता है, तो पहले हम देख रहे हैं पहले स्टेट में ये एक डीएनए स्ट्रेच है, नॉर्मल डबल हेलिकल मॉडल है, वाटसन एंड क्रिक का डीएनए है जो इन्होंने बताया था डबल हेलिकल होता है, डबल हेलिकल स्टेट में है। ये बेस पेयरिंग हुई है। इसमें बेस पेयरिंग होने के बाद क्या हो रहा है, ये देखिए 2 नैनोमीटर का स्ट्रेच है इस डीएनए का, मतलब इसकी डायमीटर इतनी है। फिर ये क्या होता है, कंडेंस होने लगता है, कंडेंस हो रहा है और पास आ रहा है, पास कंडेंस हो गया है। जैसे ही कंडेंस हुआ है स्टोन्स के ऊपर, जैसे ही ये क्या होता है, ये डीएनए इसके ऊपर पैक्ड रहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और इसके ऊपर ऐसे पैक हो जाता है और मिल करके ये न्यूट्रल बॉडी फॉर्म करते हैं। पैक होने के बाद ये जो स्टोन्स हैं वो लिंकर हिस्टोन्स के द्वारा अटैच होते जाते हैं। लिंकर इनको और पास खींचते जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करते जाता है, इनको एक दूसरे के पास ले आता है और ये क्या होते हैं और कंडेंस स्टेट में चले जाते हैं। जैसे ही ये कंडेंस होने लगते हैं, कंडेंस होते होते एक बार क्या होता है, बिल्कुल अरेंज होकर के एट लास्ट ये एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्रोमोसोम ये ऐसे, ये देख रहे हैं आप पूरा कि ये खुलता गया है, इसको खोला गया है और यहाँ पे बताया गया है कि इसमें हिस्टोन्स हैं। फिर हिस्टोन्स में से भी डीएनए को अलग करके दिखाया गया है किस तरीके से इनका कंडेंसेशन होता है। 30 से कैसा होता है, 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर, देन 700 नैनोमीटर, 1400 नैनोमीटर, ऐसे इसका स्ट्रेच जो है घटता ही जाता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इसकी साइज जो है रिड्यूस होते जाती है। देन हम ये आपका टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में हम देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, किसने इसको डिस्कवरी की थी, क्या क्या इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या इनका कंपोजिशन है। तो दिस इज अ नॉर्मल क्रोमोसोम। इसके अंदर होती है यहाँ पे 2 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी आउटर कवरिंग बनाती हैं, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ये किसकी आउटर कवरिंग बनाती है, ये क्रोमोसोम में जो बीच का पार्ट होता है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के आउटर कवरिंग बनाती हैं। इसके पास एक क्रोमैटिन ये है और दूसरे क्रोमैटिन ये है, ठीक है। इन दोनों क्रोमैटिन, जब ये 2 क्रोमैटिन एक साथ आती हैं तो इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स का नाम दिया जाता है। ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड जो हैं वो एक ये सिस्टर क्रोमैटिड है, एक ये है। इसका एक पार्ट होता है जो एंड पे प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं साइड, यहाँ जो भी टिप पे प्रेजेंट है उसको बोलते हैं टीलोमियर, ठीक है। इसके अंदर एक मैट्रिक्स फील्ड होती है, फ्लूइड फील्ड होता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, उसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। तो इसके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसके बाद ये टर्म दिया है कि ये सेंट्रोमियर है और ये क्रोमोसोम्स के आर्म है, ठीक है।
ये स्ट्रक्चर है आपको बताने के लिए कि ये जो स्ट्रक्चर अभी तक हम क्रोमैटिन पढ़ रहे थे वही कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना रहा है। ये जो हम पढ़ रहे थे कि ये डीएनए है और ये हिस्टोन्स पे ऐसे रैप्ड है, यही जो है क्या बना रहा है आपका क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो ऐसे मॉलिक्यूल्स है ना छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो क्रोमोसोम्स जो हैं ये यहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये पर्सन टू पर्सन जो होते हैं, मतलब हर एक ह्यूमन में, होमोसेपियन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हर स्पीशीज में ये क्रोमोसोम जैसे वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं तो उनका, प्लांट्स में भी हर स्पीशीज प्लांट का मेज में अलग होगा, रोज में अलग होगा। ऐसे हनी बी में 36 है, हनी बी में 36 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। मेज है, मक्का है, उसमें 20 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ह्यूमन बींग्स है, उसमें 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो हर स्पीशीज में ये जो है क्रोमोसोम नंबर वेरी करता है। तो ये क्रोमोसोम जो है, यहाँ पे ह्यूमंस की केस की बात कर रहे हैं तो एक न्यूक्लियस में 46 होते हैं। इन केस ऑफ सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स में ये होते हैं 2n, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये क्या है, अगर 2n है यानी कि कितने पेयर्स में प्रेजेंट हैं, तो 23 पेयर्स में यानी कि 46 हो गए। और अगर ये डिप्लॉयड की केस की बात करते हैं n, तो हो जाता है 46, तो 23, n मतलब 23, n इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द हैप्लॉइड सेल्स। तो हैप्लॉइड सेल्स कहाँ होती है ह्यूमन बॉडी में, नॉर्मल जितनी भी सेल्स हैं अंदर बाहर जितनी भी सेल्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, उसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम। बट एक्सेप्शन एक है गैमेटिक सेल्स का। गैमेटिक सेल्स यानी कि स्पर्म और ओवा में हैप्लॉइड होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बता रहा है कि क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो क्रोमोसोम जो होता है ये क्रोमोसोम, क्रोमा मतलब होता है, क्रोमा और जोम्स मतलब क्या है, डार्क पिगमेंटेड। ठीक है, डार्क पिगमेंटेड स्ट्रक्चर। अब ये नाम कहाँ से आया कि पिगमेंटेड क्यों हो गया, क्योंकि अगर इसके अंदर पिगमेंट मालूम बाहर से हम इसको कलर डाई डाल रहे हैं तो ये डार्क पिगमेंट शो करती है, मतलब बाहर से विजिबल होती है, वाइब्रेंट इसमें डाई का कलर एक्सेप्ट कर लेता है और पूरा ये बाहर से बहुत ही अच्छे से विजिबल हो जाता है। ब्राइटली ये क्या हो जाती है, डाई, मतलब अपने आप में इसके ऊपर जब डाई की स्टेनिंग करते हैं तो कौन सी डाई से इसको हम स्टेन कर सकते हैं, जब इसके ऊपर डाई डालते हैं तो हम एसिटाकार्मीन का जो होता है सॉल्यूशन डालते हैं और ये इसके ऊपर क्या होती है, इसको स्टेन कर देती हैं क्रोमोसोम को। जब ये स्टेन करती हैं तो बिल्कुल ही ब्राइट अलग से सामने दिखती हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में क्रोमा मतलब होता है कलर और जोम मतलब होती है बॉडी। क्रोमा मीन्स कलर एंड जोमा मीन्स बॉडी। ये जो टर्म है क्रोमोसोम, ये जो टर्म आया वो टर्म किसने कॉइन किया था, वो टर्म कॉइन किया था वर्ल्डेयर ने। कब कॉइन किया था, 1888 में। इसकी डिस्कवरी 1875 में ही हो गई थी। 1875 में डिस्कवरी की थी इनकी, किसने, स्ट्रॉसबर्गर ने। ठीक है, तो किसने डिस्कवरी की थी, स्ट्रॉसबर्गर ने। और कब इसकी जो टर्म है, मतलब इन्होंने डिस्कवर कर दिया था कि सेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर है जिसको स्टेन करने के बाद ये 46 नंबर्स में दिख रहे हैं, मतलब 23 पेयर्स में है और ये डार्कली कलर्ड बॉडी है इनसाइड द न्यूक्लियस। और इसके बाद ये टर्म क्रोमोसोम इस कलर पिगमेंट की वजह से, मतलब ये डार्कली क्या है, पिगमेंटेड है, तो वर्ल्डेयर ने ये टर्म 1888 में कॉइन कर दिया कि इनका नाम हम रखेंगे क्रोमोसोम, इनको इसी नाम से जाना जाएगा। ये क्या होते हैं, रॉड शेप के होते हैं। देखिए रॉड जैसा होता है ना ये स्ट्रक्चर, रॉड जैसा, तो रॉड शेप के होते हैं ये स्ट्रक्चर। और क्या होते हैं, मेटाफेज के, माइटोसिस के मेटाफेज में आपको दिखते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, 2 सेल्स बनती हैं एक सेल से, तो उसके मेटाफेज में ये क्या होते हैं, मेटा मतलब सेंटर में, जब क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं ना, ये मेटाफेज वाली स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं, मेटा मतलब सेंटर में आ जाते हैं जब क्रोमोसोम्स, तब ये क्या होते हैं, एक साथ अलाइन होते हैं और विजिबल होते हैं, तो बहुत अच्छे से ये दिखते हैं हमको मेटाफेज में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। तो क्रोमोसोम जो होते हैं उसके अंदर कई क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर को ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि यहीं पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। सेंट्रोमियर में ही पहला कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ होता है, यहाँ पे देखिए ये है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन प्राइमरी, ये दिस इज द रीजन ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर सेंटर में है इसलिए सेंट्रोमियर, और ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, यहीं पे डीएनए कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट पहली बार यहीं पे होता है इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में आती है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहाँ आती है, तो यहाँ आती है। देखिए ये है क्या,
दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में यहाँ होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, यहाँ होती है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे डीएनए फिर से एक साथ क्या हो रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं, एकदम पास पास आ जा रहे हैं, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। फिर ये होती है, यहाँ पे होता है हमारा साइड एंड में क्या प्रेजेंट होता है, टीलोमियर्स। टीलोमियर्स बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट होते हैं। बीच में इसके क्या प्रेजेंट होती है, ये मैट्रिक्स, मतलब एक क्या होती है, फ्लूइड फील्ड होती है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसके बाद इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोनिमा। ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, थ्रेड की तरह प्रेजेंट है, उसको बोल रहे हैं क्रोमोनिमा। इसके ऊपर बीड्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए बीड्स प्रेजेंट है ना, बीड मतलब छोटे छोटे बीड्स इसके ऊपर प्रेजेंट हैं, इसी बीड्स को हम बोलते हैं क्रोमोमियर। देखिए सेंट्रोमियर और क्रोमोमियर में डिफरेंस है, यहाँ पे जो सेंटर में प्रेजेंट है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, और जब ये क्रोमोनिमा के ऊपर जो बीड्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं क्रोमोमियर। ठीक है, MO एक एक्स्ट्रा है बीच में। ओके, देन इसके ऊपर जो फ्लूइड फील्ड होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और बाहर की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेलिकल। ठीक है, ये पेलिकल ये टीलोमियर एंड पे प्रेजेंट है। इस तरीके से क्या होता है, 7 जो कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर 7 स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या है, एक है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के। इन केस ऑफ नॉर्मल क्रोमोसोम इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर, और सेंटर में प्रेजेंट होने के बाद क्या होता है, मतलब आपको मैं बोल रही हूँ नॉर्मल, तो नॉर्मली ये सेंटर में होता है, बट कुछ कुछ में क्या होता है कि इसकी पोजीशनिंग चेंज हो जाती है, वो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स में। तो ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे पहली बार डीएनए बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। देन दूसरा है कि क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये देखिए एक स्ट्रक्चर जब इसका प्रेजेंट होता है ना तो इसी को बोलते हैं क्रोमैटिड। और इसके बाद जब ये 2 स्ट्रक्चर बनाती हैं, देखिए दिस इज द क्रोमैटिड, ये नॉर्मल है, ये क्रोमैटिड है, एक 2 क्रोमैटिड मिलके बनाती हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों हो गई सिस्टर क्रोमैटिड्स, बहनें हैं। एक हो गई क्या, एक हो गई क्रोमैटिड। ठीक है, तो ये हो गया एक क्रोमैटिड है, इसके पेयर में प्रेजेंट हो जाती है एक क्रोमोसोम के अंदर। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन ये कहाँ होता है, इसके सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन हम देखते हैं यहाँ पे ये हो जाता है कॉन्स्ट्रिक्ट। तो दिस इज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। ये क्या है, यहाँ पे फिर से क्रोमोसोम जो हो रहे हैं, मतलब डीएनए जो है वहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो जा रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। यही जो होती है, ये अलग से जो बॉडी प्रेजेंट है इसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये हर इंडिविजुअल में कैरेक्टर एक दूसरे से अलग होता है इनका, और सैटेलाइट जो होती है वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन आता है टीलोमियर। टीलोमियर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के, हर क्रोमोसोम्स में, यानी क्रोमैटिड्स के टिप पे प्रेजेंट होते हैं टीलोमियर। टीलोमियर जो होते हैं टिप पे प्रेजेंट होते हैं। तो टिप पे कौन सी प्रेजेंट थी, हमारी हेट्रोक्रोमैटिड्स जो होती हैं यहाँ प्रेजेंट होती हैं। हेट्रोक्रोमैटिड्स मतलब यहाँ पे बहुत ही कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हमारे डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट नहीं होते हैं। देन आती है बात की क्रोमोमियर की। तो क्रोमोमियर हमने अभी आपको दिखाया ही, क्रोमोमियर बीड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है क्रोमोनिमा के ऊपर। फिर है क्रोमोनिमा, तो ये क्रोमोनिमा जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और फिर आता है मैट्रिक्स जो फ्लूइड है। ये देखिए क्रोमोनिमा क्या है, तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारा क्रोमोसोम्स में, क्रोमैटिड्स में प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर बीड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे छोटी छोटी बीड्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे वो होती हैं हर डीएनए पे, तो वो होती हैं क्रोमोमियर। और इसमें जो फ्लूइड फील्ड होता है इसी को बोलते हैं, एक क्रोमैटिड या दोनों क्रोमैटिड के क्रोमोसोम्स के अंदर उसी फ्लूइड को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये 7 स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स बहुत सारे होते हैं। एक तो क्या है कि मेटाफेज पे विजिबल है, ये बार बार बोल रही हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाफेज पे ये विजिबल होते हैं, कौन, क्रोमोसोम्स। देन ये क्या होता है, लीनियर फैशन में अटैच होते हैं। लीनियर फैशन मतलब कि एक साथ ये लाइन से सीक्वेंस सीधे प्लेन पे प्रेजेंट होते हैं और बिल्कुल लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं। लीनियर मतलब सीधा सीधा, ठीक है। और क्या होता है कि इनकी साइज और शेप जो होती है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। इसका नंबर और स्पीशीज के साथ, मतलब इसका साइज, अब कितना किस डीएनए का किसका कितना साइज है वो पर्सन टू पर्सन नहीं, हर स्पीशीज टू स्पीशीज वैरी करता है। और इसका साइज और इसके नंबर क्रोमोसोम्स के हर स्पीशीज टू स्पीशीज वैरी करते हैं, वेदर इट इज अ प्लांट और एनिमल, कौन फंजाई है कि बैक्टीरिया है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है, हर एनिमल और हर प्लांट्स के अंदर। देन क्रोमैटिड्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं,
क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो खुद डुप्लीकेट कर जाते हैं, सेल्फ डुप्लीकेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं, तभी तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं ना। सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन करने का मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट बनाता है, बिल्कुल अपनी कॉपी तैयार कर देता है, रेप्लिका तैयार करता है। ये देखिए रेप्लिका तैयार करेगा तभी तो इसका सेकंड पार्टनर आता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स आती हैं। तो ये यहाँ पे जो डीएनए प्रेजेंट होता है ना, इसकी बिल्कुल रेप्लिका यहाँ पे तैयार होती है, इसकी कॉपी तैयार होती है इसमें। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि उसके पास प्रॉपर्टी होती है सेल्फ डुप्लीकेशन। देन क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, दिस इज नथिंग, यहाँ टाइप हो गया, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। तो केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं कि न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, मतलब न्यूक्लिक मैटर और प्रोटीन से मिलकर बना है। न्यूक्लियो मैटर क्या है कि डीएनए, आरएनए, साथ साथ क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। जो न्यूक्लिया यानी कि डीएनए जो है वो कितना कंस्टिट्यूएंट होता है उसका 30 to 40% एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए ही होता है। देन 50 to 60% जो होता है प्रोटीन होती है, और बहुत ही कम मात्रा में आरएनए भी प्रेजेंट होता है। किसी किसी स्पीशीज में 0.5 भी हो सकता है, किसी किसी स्पीशीज में अप टू 10% भी आरएनए हो सकता है। तो ये इतनी कंस्टिट्यूएंट एक क्रोमोसोम के अंदर इन तीनों मैटर की होती है। एक एक करके देखते हैं। पहले हम डीएनए की बात करते हैं। तो डीएनए जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में इसकी अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जब हम हैप्लॉइड केस की बात करते हैं तो वो तुरंत हाफ हो जाती है, क्योंकि हमको पता है कि 2n स्टेट में होता है डिप्लॉइड 46, और जहाँ हैप्लॉइड सेल्स की यानी गैमेटिक सेल्स की बात करते हैं वहाँ पे तुरंत हाफ हो जाता है, 23 हो जाता है। जैसे कि हम किसी और की बात कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ में गैमेटिक सेल्स में ये तुरंत हाफ हो जाता है, यानी कि डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट गैमेटिक सेल्स में हाफ हो जाता है। देन अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो ये 10 से 15% आरएनए जो होता है, अगर हम प्यूरिफाई करें, अगर इसको एक्सट्रैक्ट करके साफ सुथरा करके प्यूरिफाई करें क्रोमैटिन को, तो हम देखेंगे कि 10 से 15% उसके अंदर आरएनए का मैटर भी प्रेजेंट है। आरएनए इसमें से कोई भी हो सकता है, मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है, यानी टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए भी हो सकता है, यानी कि टीआरएनए भी हो सकता है, ट्रांसफर आरएनए, या फिर क्या हो सकता है, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। अब प्रोटीन की बात रहे तो प्रोटीन दो तरीके की होती है। एक होती है बेसिक प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ये ज़्यादातर जो मात्रा होती है ना हिस्टोन प्रोटीन्स की ही होती है। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक। और ये कैसी होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एसिडिक होती हैं। ये भी कुछ मात्रा में प्रेजेंट होती हैं इनसाइड अ क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो ये हमारा बेसिक प्रोटीन जो हम हिस्टोन देख रहे थे अभी तक कि 2 जो यहाँ पे क्या था अभी, H1, H2, H3, H4, ये सब जो थे ऑक्टामर बना रहे थे, साथ साथ जो लिंकर प्रेजेंट था, ये जो है ये नॉर्मल प्रोटीन थी, बेसिक प्रोटीन थी, इसी को हम हिस्टोन कह रहे थे। साथ साथ ये जो है यहाँ पे एक और प्रोटीन जो होती है प्रेजेंट होती है, जिसको हम एसिडिक प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम फ्रैक्शन में प्रेजेंट होती हैं। इसका नेचर होता है एसिडिक। ये 20% जो प्रोटीन का कंसेंट, ये 80% प्रेजेंट होता है, ये 20% प्रेजेंट होता है प्रोटीन मास इनसाइड अ क्रोमोसोम। और ये जो होता है इसमें स्पेसिफिकली क्या होते हैं, ये किससे बनता है, तो ये आरएनए, इसमें क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है और डीएनए पॉलीमरेज जो होता है। हमारे सेल्स में जो डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज हैं वो दोनों क्या हैं, वो यही हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो 4 मेन टाइप्स होती हैं। क्या है, एक होती है हमारी मेटासेंट्रिक। मेटा मतलब क्या, मेटा मतलब होता है सेंटर, और सेंट्रिक में क्या है, सेंटर में क्या है, क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बिल्कुल जब सेंटर में प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। जब ये सेंट्रोमियर क्या होता है कि थोड़ा ऊपर है, ठीक है, सेंटर से थोड़ा ऊपर है, तो यानी कि 2 आर्म बना रहा है। एक बना रहा है शॉर्ट आर्म, ये छोटी है इसके कंपैरिजन में, और एक बनाता है लॉन्ग आर्म। तो जब ऊपर शॉर्ट आर्म और नीचे लॉन्ग आर्म आती है तब इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। मेटा मतलब सेंटर में है बट पूरी तरीके से सेंटर में नहीं है, सब यानी कि पूरे तरीके से सेंटर में ना होकर के थोड़ा सा ऊपर है, और 2 आर्म बनती हैं। 2 आर्म जो होती हैं छोटी होती हैं और 2 होती हैं थोड़ी बड़ी, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग आर्म। देन होता है हमारा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मतलब होता है एट द टॉप, एक्रो मतलब होता है टॉप, तो ये थोड़ा टॉप पे आ जाती हैं। ये होता है इधर शॉर्ट आर्म बनता है और यहाँ पे लॉन्ग आर्म बनता है, मतलब इससे भी थोड़ा और ऊपर चली गई, अभी बिल्कुल सेंटर में और ऊपर एकदम टिप पे पहुंच जाएंगी लास्ट स्टेज। तो यहाँ शॉर्ट आर्म और ये क्या है, लॉन्ग आर्म जो होता है वो बहुत लॉन्ग होता है। शॉर्ट आर्म थोड़ा सा जो पोर्शन होता है वो सेंट्रोमियर के ऊपर प्रेजेंट होता है।
देन आता है आपका टीलोमियर। टीलोमियर में बिल्कुल ही ऊपर, टीलोमियर में बिल्कुल ही क्या होता है, टॉप पे, मतलब बिल्कुल ही क्रोमोसोम इधर उधर नहीं होता है, सारा का सारा क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से नीचे की पोजीशन पे अटैच होता है। मतलब ये क्रोमोसोम जो होता है एक ही आर्म मतलब होती है ना, शॉर्ट आर्म होती ही नहीं है, पूरा सेंट्रोमियर एट द टिप प्रेजेंट होता है। अभी तक टीलोमियर ऊपर प्रेजेंट था ना, अब सेंट्रोमियर टिप पे आ गया, तो ये सेंट्रोमियर जो है वो टिप पे आ गया है, तो इसी को हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। ठीक है, इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।